नमस्कार, न्यूज 80 के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम बात कर रहे हैं यूपी को लेकर चिंता में बीजेपी सरकार। जी हां, आज ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि पिछले दिनों नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक हुई थी जिसमें संघ के लोग भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। इस मीटिंग में संघ के दत्तात्रेय और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल रहे। लेकिन इस बैठक में सीएम योगी का न होना कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। चर्चा यह भी रही कि शीर्ष नेतृत्व यूपी सरकार के नेतृत्व को बदल सकता है या फिर उनके साथ किसी सहयोगी के तौर पर डिप्टी सीएम जैसी जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंपी जा सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव में भाजपा के लिए परिणाम ठीक नहीं रहे और कोरोना में अव्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार सवालों के घेरे में रही। शीर्ष नेतृत्व को यह भी बखूबी मालूम है कि यूपी से 80 सांसद चुनकर आते हैं, इसलिए दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाएगा। 2022 में यूपी में चुनाव है, इसलिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है। आपका सभी से एक एक कर परिचय मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और मैं आप लोगों को दे दूं, क्योंकि अभी अभी जो सीएम योगी के कुछ फोटो अभी सोशल मीडिया पर ट्वीट हो रहे हैं और वो राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी भेंट की है और इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान डॉक्टर अनिल कुमार, दलित चिंतक है। आपका स्वागत करना चाहूंगा न्यूज 80 के इस खास कार्यक्रम में। और नरेंद्र पाल वर्मा जी जो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और केपी मलिक जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और चौधरी सवित मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो किसान यूनियन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और चर्चा आज हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि यूपी को लेकर बीजेपी सरकार चिंता कर रही है और चिंता इसी बात पर की जा रही है कि परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहे पंचायत चुनाव में, और सरकार को यह लग रहा है कि आने वाले समय में अब अगर 2024 का चुनाव उनको जीतना है तो उससे पहले 2022 का चुनाव उनके लिए जीतना बेहद जरूरी होगा। और बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें वहां पर है, उसके लिए भाजपा अभी से रणनीति बना रही है। और मैं इसी पर प्रकाश डालने के लिए सबसे पहले केपी मलिक जी के पास चलूंगा जो वरिष्ठ पत्रकार है। सर, समझना चाहूंगा कि जो भाजपा की बात की जा रही है कि भाजपा इस वक्त जो है यूपी में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, क्या इस वक्त जो है हो सकता है और आप लोग कैसे इसको देखें? देखिए राहुल जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेके बहुत दुविधा में है। जैसा कि आप देखेंगे कि पिछले 2 साल से प्रशासन का लगभग जीरो हो जाना, पुलिस प्रशासन हो, जिले का कोई दूसरा प्रशासन हो, कहीं भी योगी को कुछ नौकरशाहों ने घेर लिया है, उसका असर इस चीज पे पड़ रहा है और जनता में भी इस तरह की चीजें चल रही हैं कि योगी जी को कुछ नौकरशाह चला रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए हमें वापस 2017 में चलना पड़ेगा। अगर आप 2017 की बात करें, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नतीजे आए थे और वहां पर मुख्यमंत्री बनने की बात थी, तो आपको याद होगा कि यह था कि मनोज सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बने, लेकिन वहां पर जब योगी जी के ने अपने कड़े तेवर दिखाए और संघ का भी उनको समर्थन प्राप्त हुआ तो आदित्य योगीनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हाँ, उनके साथ 2 अन्य लोगों को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। जैसा कि आपने कहा कि आज भी संभावना चल रही है कि उनके साथ किसी को उप मुख्यमंत्री या सहयोगी बनाया जाए, तो उससे कोई बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी पहले 2 मुख्यमंत्री हैं और उनकी क्या हैसियत है, क्या वो कर पा रहे हैं, वो आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पहला 1 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्यकाल मैं उसको कहूंगा। जिस तरह से उन्होंने पुलिस को कंट्रोल किया, बाकी चीजों को कंट्रोल किया, तो उसको बहुत अच्छा शासन 1 साल का हम मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे योगी जी बहुत कठोर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई बहुत अच्छी चीजें हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम देखें, कोरोना काल में जो अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिखाई दी, शायद इतनी अव्यवस्था कहीं दूसरे प्रदेश में
हमें देखने को नहीं मिली। हम दिल्ली में बैठते हैं, हमें किसी स्टेट से इतनी भयंकर खबरें नहीं आई। और सबसे ज्यादा जो खौफनाक दृश्य दिखाई दिया वो बनारस और उसके आसपास, जिनको हम पवित्र गंगा कहते हैं, उसके जल का हम आमचन भी करते हैं, दूर दूर तक करते हैं, बनारस में भी करते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता हरिद्वार के बाद उसका जल ऐसा रह जाता है कि उसका आमचन किया जाए, लेकिन जो जिनकी उसमें धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जिनकी मान्यता है वो करते हैं। उस गंगा का देश विदेश और दुनिया में इस तरह से बदनाम होना वो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन और भाजपा सरकार की छवि धूमिल हुई है। उसके बाद अगर आप बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव में बड़ा मंथन ये हुआ था कि कोरोना काल में चुनाव को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। कई सारे नौकरशाहों ब्यूरोक्रेट ने हमसे भी बात की थी कि आप क्या सोचते हैं, और 1 फेज 2 फेज होने के बाद भी इस पर डिस्कशन हुआ कि क्या अभी चुनाव को रोका जा सकता है क्या। लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती थी कि तुरंत चुनाव खत्म कराए जाए। अब हमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक पैमाना था कि नाप लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, और उन्होंने नाप लिया और उनको लग गया है कि इस पैमाने में हम खरे नहीं उतरे हैं, तो लिहाजा हमें मेहनत करके दोबारा से राजनीति समीकरण बना के जो उसमें कैसे उसको ठीक किया जाए उत्तर प्रदेश को, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कयावत शुरू करी है। और वो कवायद कहां तक जाएगी वो अभी सामने दिखेगा आपको। जी बिल्कुल, आपने जो है 2017 से लेकर आपने अभी तक प्रकाश डाला, लेकिन अभी जो एक मेरे पास अभी खबर आ रही है कि राज्यपाल से जो मुलाकात हुई थी वो 1 घंटे की बातचीत हुई, वो मुलाकात अभी खत्म हो चुकी है। और इस बीच में क्या बातचीत हुई वो भी हम अभी अपने दर्शकों को बताएंगे। कुछ ही देर में ये रिपोर्ट भी हमारे सामने आ जाएगी कि 1 घंटे की मुलाकात में क्या हुआ। लेकिन मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी के पास भी चलूंगा, जो दलित यहाँ पे मैं राहुल जी एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। ना इतनी भारतीय जनता पार्टी की इतनी सामर्थ्य है कि वो योगी को हटा के किसी और को ले आए। हाँ, लगभग 6 मंत्रालय खाली हैं, वो मंत्रालय कुछ लोगों को दिए जा सकते हैं, किसी का दायित्व बढ़ाया जा सकता है, किसी का घटाया जा सकता है। तो उस लिहाज से गवर्नर कुछ लोगों को शपथ दिला सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व यानी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किसी दूसरे को दे दिया जाए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मतलब कैबिनेट में बड़ा बदलाव की आशंका है, आप जता रहे हैं साफ तौर पर। और डॉक्टर अनिल कुमार जी के पास चलूंगा, जो दलित चिंतक है। आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या इस वक्त यूपी में बदलाव की जरूरत है, और अगर ये बदलाव होता है तो वो किस नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि 4 साल से ज्यादा सरकार को एक साथ चलते हुए हो चुका है और अभी तक ऐसा कोई बड़ा बदलाव की चर्चा नहीं थी, और लेकिन अब ऐन मौके पर जब 2022 में चुनाव हो गए तो बदलाव की बात की जा रही है। देखिए राजीव जी, सरकार का नेतृत्व बदल देने से या जो मंत्री जी हैं उनके पदों को और भर देने से जो समस्याएं हैं इस समय प्रदेश की, उसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विभागों के तमाम पद खाली पड़े हैं और कार्य की गुणवत्ता 100% सरकार को चाहिए। ऐसी स्थिति में न ही सरकारी कर्मचारी वो गुणवत्ता दे पा रहे हैं और न ही वो स्वच्छंद रूप से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर पा रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने कई टीवी चैनल्स पर देखा होगा, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, अन्य जनपदों में तमाम पीएससी और सीएससी में ताले बंद हैं, उनमें घास उगाई है, जो बहुत सारे जरूरी उपकरण हैं वो जंग खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वहां पर जो है मेडिकल ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन उनको कोविड हॉस्पिटल्स में उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, इसलिए वहां पर ताले लगे हुए हैं। सरकार के पास नियुक्तियों को करने का अभी तक समय नहीं मिला, 4 साल का कार्यकाल उनका बीत चुका है। ऐसे ही अन्य विभागों में भी है। अगर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी विभागों में नहीं होंगे, उनकी नियमित नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, तो कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी। सरकार के मुखौटा बदल देने से, किसी को भी कुछ बिठा देने से इसका समाधान नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जो अन्य पैरा स्टाफ्स हैं
उनको संविदा पर, या इवन जो डॉक्टर्स हैं या अन्य कर्मचारी हैं, जो संविदा पर नियुक्ति का एक प्रचलन चल गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, इनके सबके आ जाने से जब एक महामारी या इस प्रकार का कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर ही छुप जाते हैं, या अगर नहीं भी छुपते हैं तो वो ब्लैक मार्केटिंग में लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि कानपुर या अन्य जगहों पर आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शंस या अन्य दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग में तमाम लिप्त पाए गए। तो समस्या यहाँ पर जो समस्या जो यहाँ पर है वो है कि जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरे जाने की है, जो 4 साल में सरकार नहीं कर पाई। इसी तो प्रकार अन्य जी जी आप बात करें, पूरी करिए अपनी बात। जी, इसी प्रकार जो अभी आपने राहुल जी बीच में जो आते हैं उनको जुड़वा के इंट्रोडक्शन करवा दो। जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए सतीश पाल जी भी जुड़ चुके हैं जो पूर्व मंत्री है, और उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका सबसे पहले स्वागत है सतीश पाल जी। जी और चर्चा हम सर इसी बात पर कर रहे हैं कि यूपी को लेकर चिंता में भाजपा सरकार। आप लोगों को क्या इस पर लगता है? इस पर मैं आपके पास आऊंगा उसके बाद पहले मैं नरेंद्र पाल वर्मा जी के पास चलूंगा जो राजनीतिक विश्लेषक है और राजनीति को बखूबी समझते हैं। आज के दौर में क्या ये जरूरत आन पड़ी है चुनाव से पहले हमारे सामने कि अब हमें जो है कैबिनेट मंत्रालय में जो जिस तरह की बात की जा रही है, अगर शीर्ष नेतृत्व का बदलाव नहीं होता, जो कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत साबित भी होते दिख रहे हैं। राज्यपाल के साथ जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात भी साफ बिल्कुल ठीक तरह से दिखाई दे रहे हैं, उसमें ऐसे कोई चीजें नहीं दिखाई दे रही कि अब कोई नेतृत्व को बदलने की बात होगी। लेकिन जो कैबिनेट को बदलने की बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं अगर ऐसा होता है इस समय? देखिए राहुल जी, मौजूदा पंचायत के जो चुनाव हैं उनसे प्रदेश की स्थिति काफी कुछ साफ हुई है। राजनीतिक स्थिति पंचायती चुनाव जो त्रिस्तरीय चुनाव थे उनसे साफ हुई है, और सरकार की क्या क्षमता है ये कोरोना के प्रबंधन से साफ हुई है। गंगा जहां से उत्तर प्रदेश में शुरुआत करती है, मुजफ्फरनगर के जिस हिस्से से और बिजनौर के बीच से चलती हुई आगे तक, सब जगह नमामि गंगे का कोई असर कहीं नहीं दिखा। उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज और बनारस तक तो उसकी पारुल खक्कड़ जो गुजराती कवियत्री है उसने जो अपनी कविता कही है शववाहिनी गंगा, वो गंगा की असली दिशा का पूरे तौर पर एक सजीव चित्रण है। तो जहां न प्रशासन ठीक से काम कर पाया है, न शासन ठीक से काम कर पाया है, न राजनीतिक सत्ता अपना असर दिखा पाई है, 4 साल से गन्ने की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जो एसएपी है, स्टेट एडवाइज प्राइस। भाई एफआरआरपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसको आप छोड़ दीजिए, वैसे तो केंद्र की सरकार भी नहीं की है। न केंद्र की सरकार ने कोई पैसा बढ़ाया, न प्रदेश की सरकार ने कोई पैसा बढ़ाया। किसान जो लग रहा था कि देखिए ईमानदारी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मंडियों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं कोई कैश क्रॉप नहीं है। इसके बावजूद भी यहां इन कानूनों को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति उनका खिलाफ ही गुस्सा है जो स्वतः स्फूर्त है, अपने आप हो रहा है। तो ये आवश्यकता जरूरी हो गई है एक सत्ताधारी पार्टी और एक सरकार के लिए कि वो अपना आत्ममंथन करे, अपने काम की विवेचना और उसका विश्लेषण करे, उसका क्या चेहरा है जनता में, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका भी कायदे से विश्लेषण करे कि कहां इसमें कमी है, कहां संवारना है, कहां सजाना है, कहां घटाना है, कहां बढ़ाना है। तो किसी भी राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी का, वो कोई भी पार्टी हो जिसकी सरकार होगी, उसके लिए ये लाजिम है कि वो उसमें पार्टी और सरकार दोनों में कुछ न कुछ जो वो आवश्यक समझे वो करे। मैं इतना ही समझता हूं इसमें, और इससे ज्यादा। बिल्कुल। चौधरी सवित मलिक जी के पास भी चलेंगे। मलिक साहब, क्या आप लोगों को लगता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके प्रभाव कहीं ना कहीं सरकार मान रही है?
आप लोगों का जो 6 महीने से ज्यादा आप लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की स्थिति देखी, अब जो पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, क्या अब उससे डर गई है सरकार? राहुल जी, ऐसा है, सरकार ने जो वादे किए थे वो कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। जैसे गन्ना भुगतान सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी का। दूसरा उससे भी बड़ा मुद्दा है आवारा गोवंश। रात रात में जानवर पूरा खेत खा जाता है, आदमी जाता है पूरी रात निगाह रखता है, और अगर वो थोड़ी देर भी हट गया तो तुरंत उसकी फसल नष्ट कर देते हैं आवारा जानवर। और इससे कई बार क्या हुआ, ठंडी के मौसम में कुछ किसान रातों में खेत में थे और ठंडी लगने से उनका निधन भी हो गया। दूसरा जो बिजली का मुद्दा है, पूरे भारत में बिजली सबसे महंगी अगर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो किसानों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, आप डीजल को ले लो, बिजली को ले लो, खाद को ले लो, बीज को ले लो, आवारा गोवंश ले लो, गन्ना भुगतान ले लो, गेहूं की खरीद ले लो, लोग 2-2 दिन लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो ऐसे जितने भी मुद्दे हैं किसान से जुड़े हुए, सरकार ने जो वादे किए थे उसमें वो सफल नहीं हो पाई। और सरकार के मतलब प्रति किसानों के मन में एक आक्रोश है, तो उसका बदला वो कहीं ना कहीं वोट की चोट से लेंगे, जो इनको पंचायत चुनाव में भी दिखा है। और इसी से ये चाहते हैं, ये घबराए हुए हैं, लेकिन इनको चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। जो इनकी नीतियां है वो बदलनी होगी, और इन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करने होंगे। जी राहुल जी, मतलब ये वक्त चेहरा बदलने का नहीं है, काम करने का है, आपका कहना ये। सतीश पाल जी के पास भी चलूंगा, उसके बाद चर्चा को हम शुरू करेंगे। और सतीश पाल जी, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि इस वक्त जो नेतृत्व जो कैबिनेट मंत्रालय में जो बदलाव की बात की जा रही है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये वक्त है उस चीज को समझने का, उस चीज को बदलने का, या काम कुछ और होने चाहिए? क्या सरकार 2022 के चुनाव से पहले कुछ घबराहट में है? किसान आंदोलन की बात कर लो या पंचायत चुनाव में जो परिणाम आए उसको लेकर। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि ये सरकार घबराई हुई है, और जो पंचायत के चुनाव का जो परिणाम आया है उससे मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं सरकार के ऊपर कोई इस तरीके का, अखबारों में जरूर आ रहा है। और परिणाम जो आए हैं वो परिणामों में बीजेपी के किसी जिले में जो उनके अधिकृत प्रत्याशी थे वो सारे के सारे सामने, उनके बारे में कोई बात बोलना वो साबित होगा। लेकिन इतना मैं जरूर चाहता हूं कि मंत्रिमंडल हो चाहे संगठन हो, उसमें सारे लोगों का समायोजन होना चाहिए। हाँ। हमारी समझ में आज इस चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि नरेंद्र पाल वर्मा के आप हमको दर्शन करा रहे हैं। ये हमारे बड़े पुराने मित्र, अगर वही नरेंद्र पाल वर्मा मुस्करा रहे तो समझ गए वही है ये। हम ये लोग कांग्रेस में हुआ करते थे और मंडी परिषद बोर्ड के मेंबर होते थे। स्वर्गीय चौधरी नरेंद्र सिंह साहब के साथ काम करते थे। तब उन्होंने जो उसके 6 मेंबर बनाए थे, तो उसमें एक काछी था, एक गड़रिया में मैं था, और भी जाट में ये नरेंद्र पाल वर्मा थे, और कोई और भी बिरादरी के लोग थे, कुर्मी था, इत्यादि लोग हुआ करते थे। ऐसे लोगों की आज की तारीख में कमी हो गई है। और ये जो शोषण चल रहा है, मैं तो एक ही लड़ाई लड़ रहा हूं, ये सबित मलिक जी जानते हैं, कि अति पिछड़ों का आरक्षण अलग हो। मैं शोषण के खिलाफ संघर्ष की बात करता हूं। ये मेरी बीजेपी में दूसरी पारी है। कांग्रेस के बाद मैं, देखो ये दल बदलू वाली बात तमाम लोग करते होंगे, हम लोग जमीन की राजनीति करते हैं। किसान का बेटा हूं, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूं, गड़रिया बिरादरी में पैदा हुआ हूं। अभी आज मैं अहिल्याबाई होलकर के ऊपर बोला था। अहिल्याबाई होलकर के लिए मैंने विधुना में एक वो कराया था, एक स्कूल का नामकरण, जिस अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में हर उस पर वो कराए, मंदिर मठ बनवाए, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे जहां हो। तो चाहे ये सरकार हो चाहे जो सरकार हो, जब तक वो सबका समायोजन नहीं करेगी, सबका सम्मान नहीं करेगी, और किसान हो मजदूर के बगैर कोई सरकार नहीं चल सकती। अगर सरकार कोई गड़बड़ करेगी तो वो जनता उसका जवाब देगी। मैं भाजपा में हूं, भाजपा के लिए काम करता हूं,
लेकिन अगर कोई बात होगी, मैं राजा भर्तरी के एक श्लोक पर पालन करता हूं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदिवा स्तवंत लक्ष्मी समाविशत गच्छत यथेष्टम। इसीलिए मैं कहता हूं आप देखिए तो पहले जहां भी हो, पिछली सपा सरकार थी तब क्या दशा थी, अब हमारी जब हम लोग बसपा में रहे हैं वहां टिकटें बिकने लगे, तो जनता जनार्दन से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि वो सरकार को खूब परखे समझे। अगर सरकार कुछ परिवर्तन करना चाहती है और अच्छा परिवर्तन करके और समाज के बीच में सबका ध्यान रख के लावे, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं हो सकती। इसलिए कि अगर सपा की कई सरकार आ गई तो भी तो पूरी तरीके से मैं अच्छी तरीके से जानता हूं आखिर आएगा कौन, और तमाम चीजें हैं। एक योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आप ना आप कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, मोदी के ऊपर आप नहीं लगा सकते, उसको देखना पड़ेगा। अगर कोई गलती कहीं हुई है तो उसको सुधारने का काम हो रहा होगा और करना भी चाहिए, और हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और हम तो अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे कि मंडल कमीशन में विभाजन करो वरना आरक्षण बंद करो। मैं इस पर भी आपको, और मैं उस पर पूरा काम कर रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी हो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने करी। और आज भी सामाजिक न्याय में बराबरी नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझ लो। इन जातियों के छोटे लोगों का, किसानों का, मजदूरों का और तमाम इन जातियों का शोषण हो रहा है। प्रधानी के चुनाव भी दिखाई दिया है, और प्रधानी के चुनाव में तो अति पिछड़े का आरक्षण बिहार में है, नीतीश कुमार ने किया था। ये सब करेंगे। मैं आपके बीच में मैंने निष्पक्षता की बात की है, और जिसको जो कुछ करना हो, मेरे बारे में सोचना हो सोच ले। सवित मलिक जी मुझे जानते हैं, नरेंद्र पाल वर्मा भी जानते हैं कि स्पष्ट बात भी मैं कहता था, और मैंने जो बातें कही हैं कांग्रेस में भी रह करके मैं कहता रहता था कि जो बातें कहता था वही बातें हुई या नहीं हुई, तो वो भी आप देख लेना। मैं और आपसे कोई बात कहना नहीं चाहता, इतने है। आपने मुझे मौका दिया चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भाजपा के अलावा कोई चारा नहीं है, इनको अपने आप को ठीक करना चाहिए और जनता का विश्वास अर्जित करना चाहिए। चलिए जी सतीश पाल जी, ये तो जनता तय करेगी 2022 में कि अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो उनको फिर से जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन मैं केपी मलिक जी के पास एक सवाल लेकर इस सवाल के साथ में एक बार जाना चाहूंगा। मलिक साहब, जो अभी एक बात निकल के आई थी कि अरविंद शर्मा जी जो वीआरएस लेकर निकले हैं, आप कल बातचीत कर रहे थे तो तब बता भी रहे थे कि वीआरएस लेकर वो निकले हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए राहुल जी, अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी का शासन करने का अपना एक अनोखा सिस्टम है। अभी पूर्व मंत्री जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, और उन्होंने उनकी बात करने से उनके अंदर की पीड़ा साफ झलक रही है। अगर वो वर्मा जी के पुराने दोस्त हैं तो वर्मा जी बता भी देंगे, उनकी घुटन और उनकी पीड़ा साफ झलक रही। लेकिन उसके बावजूद वो एक जुमला कह रहे हैं कि भाई साहब बताइए, योगी जी के और मोदी जी के अलावा कौन है? क्या गन्ने का पेमेंट करने के लिए थाना भवन में शामली में योगी जी आए हुए हैं? ये भूल गए 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे वेस्टर्न यूपी में घूम घूम के चौधरी चरण सिंह की माला जपी थी। हर जिले में चौधरी चरण सिंह कोष बन रहा था। 17 दिन के अंदर सारे शुगर मिल से हम पेमेंट कराएंगे। क्या किसानों का पेमेंट हो गया है? क्या किसानों की समस्याएं हल हो गई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपने यस मैन बिठाना चाहती है। आप अगर किसी भी स्टेट की बात करेंगे, आपका पड़ोसी राज्य हरियाणा है, देखिए सीएम वहां चूं कर रहे हैं क्या। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आपने मेरे से सवाल पूछा है शर्मा जी का, वो शर्मा जी नहीं है, वो भूमि यहाँ रहे, मंत्री जी पता कर लेंगे। अपना नाम उन्होंने शर्मा जी बदला हुआ है, और उनको पावर देकर सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी या आप कहें केंद्रीय नेतृत्व अपने एक नुमाइंदे को वहां मजबूत स्थिति में बिठाना चाहते हैं। सुनील बंसल जी वही काम कर रहे थे, वो आजकल उस दबंगई से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शर्मा जी को लगाया जा रहा है। और भी कई सारे बदलाव होंगे क्योंकि चुनाव आ रहा है, और कहीं ना कहीं खतरा समझ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने जिस तरीके से मुंह की खाई है वेस्ट बंगाल में, और ये जो त्रिस्तरीय चुनाव है जैसे वर्मा जी ने भी बताया, यहाँ पे इनको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में अगर नुकसान हो जाता है तो ये 2022 का नुकसान बड़ी चोट करेगा 2024 में, और इतनी बड़ी चोट को भारतीय जनता पार्टी शायद झेल नहीं पाएगी। तो उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक कयास चल रही है
चाहे वो शर्मा जी को भेजें चाहे किसी और को भेजें, जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। देखिए मैं एक चीज और बता सकता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना फॉर्मूला रहा है, सवित मलिक जी यहाँ बैठे हैं, किसान हैं, मांग कर रहे हैं, पिछले 4 साल से, अगला साल भी मैं गिन लेता हूं, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा है। अगर योगी जी या भारतीय जनता पार्टी विचार कर लेते हैं कि 4 साल का हम एक साथ ही 40 से 50 रुपया बढ़ा देते हैं तो सवित मलिक जी खुश हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, अगर बिजली के रेट योगी जी ने आधे कर दिए तो किसान खुश हो जाएंगे। दूसरा जो इनकी रणनीति रही है धार्मिक चीजों की, अगर कोई धार्मिक चीज इस तरह की हो जाती है तो जनता खुश हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध किस चीज का है, तो विरोध खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर रेस में आ जाएगी। अगर आप दूसरे दलों की बात करें, जो मंत्री जी ने कहा, सतीश पाल जी ने कहा कि अगर उनको लाते हैं, इन्होंने इशारों में कह दिया कि क्या दिक्कतें होंगी आपके मुजफ्फरनगर में 2013 में क्या हुआ था वो फिर हो जाएगा, वो आपको खा जाएंगे, वो ये हो जाएगा, तो ये डरा के फिर पब्लिक को ऐसे ही लाएंगे। तो इनकी जो रणनीति पुरानी रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है। सतीश पाल जी आप जवाब देंगे, जो वरिष्ठ पत्रकार है केपी मलिक जी ने बिल्कुल सवाल किया है। नहीं, मलिक जी को मेरा नमस्कार है, वरिष्ठ पत्रकार है जी। नमस्कार। मैं रहने वाला हूं कन्नौज क्षेत्र का जी, और 27 फरवरी 2006 को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मेरा कैंडिडेट जीत रहा था और अखिलेश यादव स्वयं बैठ के, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पहले तो मेरे बीडीसी के मेंबर का ही नामांकन उन्होंने खारिज करा दिया, अपना कैंडिडेट उन्होंने निर्विरोध बनवा लिया। बाद में फिर मैं गया लोकतंत्र की रक्षा के लिए इलेक्शन कमिश्नर से मिलता हूं, अपरमिता प्रसाद सिंह से, और जांच कराता हूं और वो बरामद हो जाते हैं पेपर भी, और इसके बाद जब पेपर बरामद हो जाते हैं और फिर काउंटर माइंड हो जाता है चुनाव काउंटर माइंड हो जाने के बाद, ये आप क्या अभी ग्राम पंचायत के चुनाव की बात कर रहे हैं? 2006 की बात बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए पहले पत्रकार साहब, आप सब पढ़। और उन्होंने पुलिस की गोली से एक लड़का मरा और उसके कत्ल में सतीश पाल को जेल भेजा, 4 महीने रहा राष्ट्र का कत्ल में, उसमें कत्ल में उससे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं लोकतंत्र की रक्षा की बात करता हूं। और आप इधर देखिए, आप लोगों के इधर उतनी गुंडाई नहीं होती है क्योंकि आप लोग उधर खुद बहुत ज्यादा सक्षम हो। हम जिस इलाके में रहते हैं इधर जो इनकी जो सपा के लोग हैं, जो जात विशेष के लोग हैं जो गुंडाई करते हैं, मैं आपको मलिक जी बता दूं, मैंने आज के 10 साल पहले भाजपा में कहा था कि आप इस बात पर आएंगे। मैं आप मेरी पीड़ा समझ गए, आप मेरा वो भी समझ रहे हो। अति पिछड़े दलित के वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है और केंद्र में भी आई है। और मैंने ये कहा, मैंने 8 जून 2001 को राजनाथ सिंह की पाल समाज रैली कराई थी विधुना में, वहां पर रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो गडरिया समाज में जन्मी और चरवाहा समाज में जन्मी, उसके नाम पर एक डिग्री कॉलेज बनवाया, राजकीय महाविद्यालय, उसको अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री होते हुए उसको बदल दिया, नाम बदल दिया। इनका चेहरा, इन्होंने संपूर्ण बैकवर्ड का शोषण किया है। आज मेरी एक ही मांग है कि अति पिछड़े अति दलित का आरक्षण अलग करो, वरना आरक्षण बंद करो। दूसरी चीज एक और बता दूं, अजीत सिंह आज दुनिया से चले गए, उनसे मैं एक बार मिला था। हम लोग भी जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं तो लोक दल और चौधरी चरण सिंह साहब और उनकी किताब भी पढ़ी है सादगी की, और सारी चीजें करी हैं। मैं तो स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर रहा हूं भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि शोषण के खिलाफ संघर्ष हम सब लोग मिलकर करेंगे। हम किसी दल के गुलाम नहीं हैं, हम विचारधारा के गुलाम हैं। हम ये कहते हैं कि अच्छी तरीके से काम हो और किसानों के लिए भी काम हो और सबके लिए काम हो। दल विशेष में भाजपा में है, हम भाजपा के मंच पर भी भाजपा को सही वो देते हैं, लेने वाला ले, ना लेने वाला न दे, जिसको जो कार्रवाई करना हो वो करे, उससे भी मैं कभी डरता नहीं। हमारी बात मलिक जी आप समझ लेना। लेकिन समाजवादी पार्टी इस प्रदेश के लिए सबसे खतरनाक पार्टी है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहता हूं और सबको बताता हूं, नहीं तो अति पिछड़े का। जी सतीश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम लोग कोई यहाँ पे समाजवादी पार्टी की वकालत करने नहीं बैठे हैं। हम जो है जनता के मुद्दों की बात करते हैं, देश हित की, समाज हित की, किसान हित की बात करते हैं। और मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा तो वैसे भी किसी दल से लेना देना नहीं है। आपने अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह की, आपने अजीत सिंह की चौधरी चरण सिंह की बात की, तो चौधरी चरण सिंह की परसों पुण्यतिथि है, उस पर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, किताब आपको दिखा देता हूँ। आप जो है प्रणाम कर लीजिए चौधरी चरण सिंह जी को।
ये कर लिया। दलित हितैषी, किसान हितैषी, समाज हितैषी, सबको जोड़ के चलने वाले थे। आज इस प्रकार के नेताओं की जरूरत है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अजीत सिंह जी भी नहीं है। हालांकि वो चौधरी चरण सिंह तो नहीं बन पाए, लेकिन जितना कर सकते थे उन्होंने किया। आज पुराने नेताओं की, इस प्रकार के नेताओं की जरूरत है जो सबको जोड़ के चलें। भारतीय जनता पार्टी में कोई डाउट नहीं है कि दलितों ने आगे बढ़ के सहयोग दिया था और मायावती को छोड़ दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था पिछले 2 दशकों में, और उसका नतीजा आप भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। आपने खुद सारी बातें कह दी है, मैं उसमें आना नहीं चाहता। राहुल राणा जी जानते हैं, सोवित जी जानते हैं। मैंने 2 दिन पहले जो आर्टिकल लिखा था, विशेष तौर पर मैंने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट आज की डेट में दलित वोट है, उसका दम घुट रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और उसने जो पिछले 4 सालों में देखा है, वो कहीं ना कहीं उससे आहत है और आक्रोशित है वो। तो वो क्या करेगा कि उसको बदला सिखाने के लिए, अपना बदला लेने के लिए वो भटक सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे रोकेगी, ये भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं सतीश पाल जी के साथ में एक सवाल का जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद डॉक्टर अनिल कुमार जी के पास चलूंगा। सतीश पाल जी, आज जो मुलाकात हुई है राज्यपाल से सीएम की, आज इसके क्या आप लोगों को क्या जानकारी आपके पास में है कि क्या बदलाव की बात की जा रही है, क्या बदलाव हो सकते हैं इसमें? सतीश पाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सतीश पाल जी का ये है कि हो सकता है इनका भी नंबर आ जाए। पुराने मंत्री रहे हैं, दूसरे दल के हैं, और वहां तो दूसरे दलों के लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। इनके पुराने दोस्त हैं ब्रजेश पाठक जी, वो भी मंत्रालय चला रहे हैं। तो वहां कोई ऐसी चीज नहीं है। तो सतीश पाल जी का भी नंबर आए, ये भी मंत्री बने, हमारी शुभकामनाएं हैं इनको। सतीश पाल जी, एक बार आपसे आपको आवाज पा रही है मेरी? सतीश पाल जी के पास शायद अभी आवाज नहीं आ रही, लेकिन जब तक आवाज आएगी तब तक जो है मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी के पास चलूंगा, जो दलित चिंतक है। सर, जो लगातार ये बात की जा रही है कि दलितों का सरकार में दम घुट रहा है और सरकार को चिंतन करना चाहिए, तो आप दलित चिंतन के तौर पर कैसे देखते हैं इस चीज को, कि क्या वाकई ये बात, इसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई आप लोगों को नजर आती है? राहुल जी, आप सब लोग राजनीतिक लोग हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन पिछले आपने महसूस किया होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जो उत्तर प्रदेश का SC/ST आयोग है, पिछले 1 साल से अध्यक्ष की पद पर कोई नहीं है, वहां पर खाली चल रहा है। उपाध्यक्ष भी कोई नहीं है नहीं ना आदमी उनके पास जी। उनके पास आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई काबिल दलित चेहरा नहीं है जिसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाए, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई समाजवादी से या कहीं वेस्ट बंगाल से या कहीं हरियाणा से कोई आ जाए, उसको बनाया जाए जी। ये महत्वपूर्ण कुर्सी है, इसको खाली रखने का क्या मतलब है, जबकि उत्तर प्रदेश में हाथरस या अन्य ऐसी घटनाएं जो हुई हैं, उन सबसे सबक लेते हुए सरकार को चाहिए था कि इन पदों पर जल्दी नियुक्ति करते, और उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं वो अपनी आवाज इस आयोग के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते, उनको न्याय मिलता। तो ये एक बड़ी विडंबना है। अभी एक घटना सुल्तानपुर में हुई है, आज ही मेरे पास वो वीडियो किसी ने फॉरवर्ड किया है। वहां पर एक डॉक्टर सूरभान नाग हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, कादीपुर थाने के पास उनकी पोस्टिंग है। वहां पर कोरोना में लेवल 1 हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी है, और उनको एक पेशेंट पर जबरदस्ती रेफर कराने का प्रेशर डाला जाता है, और वहां जो संविदा पर कर्मी हैं वो उनको गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, हाथापाई भी करते हैं। और हाथापाई के बाद जो अधीक्षक वहां से आते हैं, MOIC आते हैं, वो भी उसी संविदा कर्मी का पक्ष लेते हैं और उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। आज मैंने CM साहब को ट्वीट भी किया है, और जो FIR लिखी जाती है वो भी जो है सुसंगत धाराओं में FIR न लिख करके उन पर कंप्रोमाइज का प्रेशर डाला जा रहा है। और रास्ते में जहां वो जब पुलिस थाने जाते हैं तो रास्ते में उनको घेर करके रोका जाता है, धमकी दी जाती है। तो ऐसी घटनाएं हमारे सरकारी डॉक्टर्स और लोगों के साथ भी हो रही हैं। अब वो अपनी शिकायत लेकर के कहाँ जाए?
उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये मांग भी करूंगा कि जो इतने सालों से ये रिक्त पद चल रहा है, ब्रजलाल साहब के बाद से मेरे ख्याल से वहां पर नियुक्ति नहीं की गई है, तो ये पद अगर भर दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक माध्यम मिल जाएगा अपनी आवाज पहुंचने का। न्याय मिले ना मिले वो तो बात की बात है। बिल्कुल ठीक है, सतीश पाल जी के पास चलूंगा। सर, एक जानकारी आपसे चाहते हैं कि जो आज राज्यपाल के साथ में जो बातचीत हुई सीएम योगी की, उसमें जो बदलाव की बात की जा रही है, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ उसमें मीटिंग में हुआ, आपके पास अगर कोई जानकारी है, क्योंकि आप पार्टी के लोग हैं। देखिए, मेरे पास उस विषय में कोई जानकारी नहीं है और उस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पार्टी लेवल का है और हाईकमान का ये लोग करेंगे। हम लोग तो जो अभी आपको ये कह रहे थे आयोग के मैटर में, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अति पिछड़े हैं, उनको सबको अपनी आवाज के लिए सरकार के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और अपनी बात को अगर आप बुलंद नहीं करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको अधिकार दिए हैं उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, वरना कोई सरकार, चाहे आज ये सरकार आई, कल दूसरी आ जाएगी, आज ये हो जाएगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि मैंने आपसे कहा कि परिवर्तन जो होता है, बस ये आपको देखना, जैसे मैंने कहा कि ना तो योगी कहीं चले जाएंगे, योगी नहीं कहे आए उससे जो संविदा कर्मी था कि ये करो, ना योगी पुलिस करो, लेकिन सब दुखी हैं। कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो वो कहते मेरी सरकार में कोई सुनता नहीं है, वो अलग से नाराज है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो सच्चाई है, देखिए मैं उत्तर बोलता हूं, आपसे बता रहा हूं। बस आप लोगों को सबको ये चाहिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मोदी जैसा व्यक्तित्व और योगी जैसा व्यक्ति जो यहाँ पर है, अब आप सब बातें हमारी समझ रहे हैं, मैं ज्यादा आपको क्या कहूं, इतने कह सकता हूं कि अभी इनकी टक्कर का ना कोई नेता है। जो कुछ भाजपा करेगी वो अच्छे के लिए करेगी और सारे काम करेगी। किसान वाले मैटर में है, गन्ना के मूल्य बढ़ने चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं। जो धान के समय पर भी बहुत लोगों का पैसा नहीं मिला और बिचौलियों ने खरीदा, ये मैं जानता हूं, उसमें होना चाहिए। और नीचे गेहूं के मामले में भी होना चाहिए। इसमें हम सब लोगों को मिलकर के, चाहे नरेंद्र पाल वर्मा हो, चाहे सवित मलिक हो, चाहे हमारे पत्रकार महोदय हो, हम सबको, ये सब हम लोग नीचे से जब तक बदलाव नहीं करेंगे और इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, इस देश का, इस प्रदेश का जो ब्यूरोक्रेट है और जो दरोगा है, एसपी है, डीएम है, ये सारे लोग हैं, अगर कुछ गलत करें तो उस पर आप करें। अगर योगी मोदी उस पर कुछ गड़बड़ करते हैं, योगी जी करते हैं, तब बात करें आप चैनल पे। आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात कह दी और आपने ये भी साफ साफ संदेश दे दिया है कि सरकार में कैसे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक दम घुटता है। मैं एक लास्ट कमेंट के साथ में चर्चा को, समय बहुत हो गया है, चर्चा का समय मेरे पास कम बचा है, मैं नरेंद्र पाल जी के पास चलूंगा। नरेंद्र पाल जी, आप एक चीज, एक सेकंड अगर मुझे मौका और दे दो तो एक बात मैं और कह दूं, एक बात कह दूं मैं, अगर मौका दे तो। ये समाज की दुर्दशा, ये समाज की दुर्दशा बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोगों के निष्क्रियता के कारण है। सारे अच्छे लोग आज चैनल पर जो मैं देख रहा हूं, जो जुझारू लोग बैठे हुए, चाहे सवित मलिक हो, चाहे नरेंद्र पाल वर्मा हो, और जो लोग आप लोग बैठे हो, आपका चैनल भी है, आप लोग पूरी तरीके से करें। इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का पिछड़ा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर खड़े होकर के और अपने नेतृत्व को मजबूत करेगा। और उसके आगे मैं उनको सबको ये कहना चाहता हूं कि देश में इन सबको सम्मान मिलना चाहिए और सारे लोग एक होकर के उन नेताओं को जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन नेताओं को जिन्होंने आदर्श की राजनीति की, उनके सबके लिए करें। बहुत देखो राहुल जी, ये सतीश पाल जी ग्राम प्रधानी से इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, वो प्रदेश में मंत्री तक रहे और अभी तो युवा ही हैं, जैसे कुछ पार्टियों के अध्यक्ष युवा हैं, ये भी उसी प्रकार से युवा हैं। तो गरीब की, मजदूर की और जमीनी स्तर की बात को समझते हैं। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि इस पार्टी को चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल। नरेंद्र पाल जी के पास भी चलूंगा। आप लोगों ने तो सतीश पाल जी के पुराने साथी, आप लोग परिचय हुआ तो इसमें बात निकल के आएगी, आप पुराने साथी हैं।
वो उनका दर्द भी किस तरह से कहीं ना कहीं उनकी बातों में दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब जो है पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए, राजनीतिक चश्मे से आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष इसको अब मुद्दा बनाने पर लग गया है कि सरकार जो है वो फेल हुई है, 4 साल में काम नहीं कर पाई, इसलिए अब बदलाव कर रही है। देखिए, सतीश पाल जी जैसे तेज तर्रार पढ़े लिखे संघर्षशील व्यक्ति जो तपे तपाए मजे मजाए और तराशे हुए बीजेपी को मिल गए और उन्होंने इनका उपयोग ही नहीं किया, दुरुपयोग भी किया कि घर बैठा दिया, जंक लगा दिया। तो ये बीजेपी जब इस तरह के अपने सुपात्रों को अलग रखेगी और कुपात्रों को आगे रखेगी, पिछड़ों के दम पर चुनाव जीतेगी और अगड़े मठ वालों को सत्ता देगी। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, उस दिन तो इन्होंने दलितों का, शोषितों का, वंचितों का कोई प्रोग्राम जारी किया नहीं। तो अनिल कुमार जी की पीड़ा अपनी जगह है, सतीश कुमार जी की पीड़ा अपनी जगह है। सवित मलिक 6 महीने से पूरे तामझाम और 40 किसानों के संगठनों के साथ दिल्ली के हर मोर्चे पर पड़े हुए हैं। दुनिया के इतिहास का किसानों का इतना बड़ा आंदोलन शायद ही आप कहीं इतिहास में खोजिए तो नहीं मिलेगा। इतना शांति के साथ, इतना सुनियोजित, इतनी साफ सफाई के साथ। तो सरकार की क्या मंशा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अनिल कुमार जी और सतीश पाल जी दोनों की पीड़ा जब सवित मलिक से भी आगे बढ़ जाए और इन दोनों की पीड़ा से देश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी द्रवित हो जाएं, ये भी इनकी चिंता में करने लगे, तो इनका भविष्य क्या है ये जग जाहिर है। राहुल राणा जी, ये दर्शाता है कि जो पार्टी 4 सालों में अपने अच्छे हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी और जिस समय फौजें मोर्चे पर चली गई है, जिस समय बदलाव भी कई बार घातक होता है, उस समय हथियारों की तलाश करे तो एक बेहतर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन इस चर्चा में सतीश पाल के भी जो कथन और इनकी अंदर की जो पीड़ा है वो स्वागत योग्य है। इनका भी आप जरा आभार व्यक्त करिए जो इन्होंने खुले भाव से और दिल खोल के बात की है। अनिल कुमार जी ने भी आज के समय अपने अंदर तक की सारी भावनाओं को उड़ेल दिया है। सवित मलिक जी का तो जग जाहिर है पुराने और जिम्मेदारी अब केपी मलिक साहब की है कि ये अपनी कलम में और धार दें, उससे लड़ाई को और तेज करें। अब इन पर आशा है और जब ये लिखेंगे वो देश में चर्चा का विषय बनेगा, तो हर सत्ताधारी दल की मजबूरी होगी कि वो एक आदर्श राजनीति की प्रस्तावना लिखेंगे और उन पर चलेंगे और आगे आने वाली हर सरकारों के लिए वो नजीर होगा। तो इसी के साथ मैं तो यही देखता हूं कि इस मंथन में से कुछ न कुछ अमृत निकलना चाहिए और वो समाज, किसानों, दलित, पिछड़े, नौजवानों के बीच में वो एक अच्छे विचार प्रवाह का काम करे, यही मैं सोचता हूं। और जो भी बदलाव होगा अब इस आखिरी समय में क्या हो सकता है, लेकिन वो सतीश पाल जी जब खाली बैठे हैं तो क्या होगा भाई। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके लिए। बिल्कुल, आपने जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी बात कही है जो सतीश पाल जी भी समझ गए हैं और सतीश पाल जी ने जो दर्द अपना जो उनकी बातों से छलका है और समझ रहा है, दर्शकों को भी ये समझ में आया होगा कि क्या वो कहना चाहते थे। भले ही वो उनके भाव जो है वो कुछ और थे, लेकिन उनके शब्द कहीं ना कहीं बदल रहे थे। और आपने सभी मेहमानों का जो है, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन ठीक है सतीश पाल जी, एक बार अपने 1 मिनट में बात खत्म कर लीजिए। मेरे पास सर समय की अनिल जी भी कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट डॉक्टर अनिल जी के लिए भी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं
कि मेरी कोई नरेंद्र पाल जी, देखो ये प्योर पॉलिटिशियन है, मेरे पुराने मित्र, मैं अच्छी तरीके जानता हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से बात नहीं करता, दिल से बात करता हूँ। और मेरी वो पीड़ा नहीं थी, मेरा बीड़ा है। और बीड़ा मेरा ये है कि किसान और मजदूर, शोषित और पीड़ित, और ये अच्छे लोग, ये सब निकल करके बाहर आकर के और पूरे देश और समाज, मतलब सरकार में रहें। और जो कहते हैं कि आप अभी जो आप कह रहे थे कि क्या जो चर्चा हो रही है बदलाव की हो रही है, वहां भी मैं बीजेपी के मंच पर भी कहता हूं और सबसे कहता हूं, अच्छा, और मैं खाली नहीं हूं, मैं दिन भर काम करता हूं, अब पिछड़ों के लिए काम करता हूं और पूरे लड़ाई का पूरा प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। आपको और अच्छा अक्टूबर के करें, महीने आप में अगर गवर्नर हाउस से फोन आ जाए तो और अच्छा करेंगे। वो इसलिए आपको बधाई दे रहे हैं नरेंद्र पाल जी कि अगर आपको आप हमारी पत्रकार महोदय मलिक जी, एक बात, हमारी बात याद रखना। एक ये तो अच्छी बात है कि सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर मेरे बारे में आपको आप पता चल जाएगा। आज पहली बार हमारी आपकी बात हो रही है, और कि मैं कभी भी, मतलब आप सबके सामने जो सही बात है उसको मैं कहता हूं, चाहे जो कुछ जिसको आवे वो समझे। मैंने आपसे कहा है कि अति पिछड़ा जब तक आरक्षण का बंटवारा नहीं होगा, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, किसान का जो आंदोलन है, देखिए वो तो बहुत लंबी लड़ाई है। वो तो काशीराम जी ने एक बहुत बढ़िया गठजोड़ किया था, आज वो नहीं है। वहां पे क्या परिवारवाद में हो रहा है उसको छोड़िए। जो अनिल कुमार जी ने मामला उठाया है, जो आप 4 साल से सरकार आपकी चल रही है, आप उसमें बैठे हैं कि आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बन पाया है, तो बाकी क्या करेगी पार्टी? और फिर भी आप बड़े आशावादी हैं, उस पर सवाल हो रहा है। भैया, मैंने चूंकि बीच में नेटवर्क चला गया था, इसलिए मैंने अनिल कुमार जी की बात नहीं सुनी है। अनिल जी ने सवाल उठाया है कि वहां पे उत्तर प्रदेश में जो दलित आयोग है उसका उपाध्यक्ष का पद और अध्यक्ष का पद पिछले कई वर्षों से खाली है, सरकार क्यों नहीं बना रही? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको खाली किस लिए रखे हुए है? क्या उस पर खड़ाऊ वगैरह रखनी है क्या किसी की? नहीं, ब्रजपाल तो थे ना, ब्रजलाल थे ना। अच्छा, वो कब थे? वो ये अभी जो राज्यसभा सदस्य हो गए शायद 2019 के बाद से खाली। चलो खाली सर, वो तो भरना चाहिए। और वहां पर कोई जुझारू आदमी करना चाहिए। तो वो आप कब बैठेंगे उस कुर्सी पे? वही पूछ रहे हैं वो अमर, यही पूछ रहे हैं नरेंद्र पाल जी कि आप कब बैठेंगे उस पे कुर्सी पे? अरे नरेंद्र पाल जी का आशीर्वाद लग जाए, जब हम बनाने लायक कुर्सी बैठ जाएंगे तत्काल बना देंगे। चलिए सर, 30 सेकंड में अनिल कुमार जी से 30 सेकंड में लास्ट कमेंट सर। 30 जी, विडंबना यह है कि जो अत्याचार कर रहा है वो सरकार की दुहाई देता है, कहता है कि सरकार मेरी है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। उस डॉक्टर को भी यही धमकी दी गई है कि सरकार मेरी है, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो ये मुकदमा वापस लो, अन्यथा। राहुल जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं 1 मिनट के लिए। तुम चौरसिया समाज के व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, वो चौरसिया समाज से हैं। जो अभी पूर्व मंत्री जी जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो आपने जो अभी डेफिनेशन दी है उसकी श्रेणी में वो आते हैं। तो क्यों नहीं कादीपुर थाना और सुल्तानपुर एसपी को, आप तो पूर्व मंत्री जी हैं, इस समय आप पावर में हैं, आप उनको फोन करके उसकी यथास्थिति जाने, और जो वहां पर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, कम से कम उसे न्याय मिले। इस चैनल के माध्यम से अगर एक ये न्याय आप दिला सकते हैं तो मुझे लगता है कि आज के इस डिबेट की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इसके लिए। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रख ली। अब मेरे पास सर वक्त की कमी है, और आप सभी मेहमानों का जो है शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। और आज हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि यूपी को लेकर चिंता में भाजपा सरकार, क्योंकि लगातार जिस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर बात की जा रही है कि सरकार में कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती, और वो पीड़ा कहीं ना कहीं आज हमारी इस चर्चा में भी दिखाई दी है। और उसको लेकर जो दलितों की बात की जा रही थी कि दलितों की अनदेखी की जा रही है, और किसानों को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कि किसानों को लेकर सरकार चिंतित नहीं है, और जो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में ये परिणाम आए हैं, उसके बाद भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है वो चिंता इसीलिए कर रहा है, और इसीलिए आज ये बदलाव की बात की जा रही है।
चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया और आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।